हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक कॉल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट 7 जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें ज्योग्राफी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, हिस्ट्री क्लासेस हो चुकी हैं, पॉलिटी की आज ये आपकी क्लास नंबर 2 रहेगी। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये जो है इसका 2nd चैप्टर है। इसका एक चैप्टर पहले खत्म हो चुका है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर आपका कुल मिलाकर के सीडीपी बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सीडीपी बेस्ड है, जिसमें आपको रूढ़िबद्ध धारणा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पूर्वाग्रह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लड़के लड़की में जो भेदभाव जो अंतर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। जैसे पूर्वाग्रह क्या होता है, ठीक है, पूर्वाग्रह इसमें जैसे अब आगे बढ़ेंगे, लड़के और लड़की में भेदभाव किस तरीके से किया जाता है हमारे समाज में, ओके। और विकलांग बालकों को आज खास तरह वाले खास ज़रूरतों वाले बच्चे कहा जाता है। लड़कों को कहा जाता है कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं। इस तरह की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, है ना, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और विविधता असमानता को लेकर के जो एक घटना घटी थी इनके साथ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में, तो उस घटना का वर्णन यहाँ पे है, उसको समझेंगे। चैप्टर अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। यहाँ से आपके सीडीपी आपकी जो है कॉमन होती है सभी सब्जेक्ट्स की, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सभी सब्जेक्ट्स की जो सीडीपी है वो भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं, चैप्टर बहुत अच्छा है, आराम से इसको पढ़ेंगे। देखिएगा, पहले 2 शब्द यहाँ पे लिखे हैं, विविधता एवं भेदभाव। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। विविधता जो है, इसको कहा गया है कि जो विविधता होती है वो समृद्धि का प्रतीक है। डिफरेंट क्या? समृद्धि का प्रतीक कहा गया है किसको? विविधता को। यानी कि विविधता को पॉजिटिव वे में देखा जाता है, इसको सकारात्मकता के साथ में लिया जाता है, यानी कि सकारात्मक माना जाता है कि जो विविधता होती है अच्छी चीज़ है। जैसे हमारे भारत में अलग अलग जाति धर्म समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले हैं, सबकी सभ्यता संस्कृति अलग अलग है, ठीक है। और ये क्या है? ये विविधता है, सबके अपने अपने त्यौहार हैं और कोई भी किसी भी त्यौहार को मना सकता है, कोई किसी जाति धर्म को अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी विविधताएँ हैं, ठीक है। भेदभाव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, एक के साथ आप एक को जो है बैठने के लिए कुर्सी दे रहे हो, दूसरे को आप पानी तक नहीं पूछ रहे हो, ये आपने भेदभाव कर दिया। एक अमीर आदमी है तो उसको आप बैठा करके चाय पिला रहे हो, दूसरा गरीब आदमी तो उसको बैठने के लिए तुमने कुर्सी तक नहीं दी, नीचे बैठा दिया, पानी तक नहीं पूछ रहे हो या घर से बाहर ही बैठा दिया, ये आपने भेदभाव कर दिया, ठीक है, ये भेदभाव कर दिया। या जैसे आपकी क्लास की बात की जाए, आपके क्लास में कोई बच्चा जो नीची जाति से आता है, आप कहते हो नहीं इससे दोस्ती नहीं करनी है, ये नीची जाति का है। या कोई बच्चा विकलांग है, तुम कहते हो अरे इससे दोस्ती मत करना, ये कहाँ इसको साथ में लिए फिरोगे यार, है ना। या जो है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये भेदभाव आपने अंतर कर दिया। गरीबी अमीरी का भेदभाव हो गया, ठीक है, जाति के आधार पर आपने भेदभाव कर दिया, ये चीज़ें होती हैं, ये भेदभाव कहलाता है, ओके, ठीक है। तो ये विविधता में भेदभाव के बारे में हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से चीज़ों को पढ़ेंगे। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से हम त्यौहार मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। हम किस जगह पर रहते हैं, है ना। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने हैं संसार में कितने मुख्य धर्म हैं? 8। ये लाइन आप लिख सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली हैं। संसार में कितने? 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। संसार में धर्म है 8 और भारत में 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ? हमारे भारत में। जो क्या है, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। कहाँ? हमारे भारत में। ये विविधता है, हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती कि इस विविधता के कारण, ये जो विविधता है इसको देख करके हम खुश ही हों। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं,
है ना, जिनके हाव भाव विचार हमसे मिलते हैं, जो हमारी बराबरी के हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, उनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे थोड़ा अलग हैं या हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित से लगते हैं, ठीक है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की एक राय बना लेते हैं, यार ये तो ऐसा होगा, भले ही जो है तुम्हारी उससे जान परिचय नहीं है, तुम उससे नहीं मिले हो, दोस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उसके बारे में अपनी एक राय बना ली, यार ये इस तरीके का आदमी होगा, देखो इससे पास जरा नहीं। दूसरा पूछता तुम इससे मिले हो, यार मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उसको देखने से ही लगता है यार वो इस तरीके का चिड़चिड़ा आदमी होगा, है ना, उसका चेहरा ही बताता है कि वो जो है कि बड़ा रद्दी आदमी होगा। ये क्या है, जो मतलब अपने आप ही राय बना लेना किसी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं। पहले तो हम पूर्वाग्रह पढ़ लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि जैसे जो पूर्वाग्रह है, जैसे नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक तो ग्रामीण लोगों के बारे में है स्टेटमेंट, दूसरा शहरी लोगों के बारे में है। जो ग्रामीण लोग हैं, मान लीजिए इनके बारे में हमने अपनी एक राय बना रखी है। जो ग्रामीण लोग हैं, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। आज की जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, गांव के लोग उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो काम ढूंढने के लिए शहरों की तरफ भागने की ओर मजबूर होते हैं। और ये हमने सोच रखा है, राय बना रखी है ग्रामीण लोगों के बारे में। शहरी लोगों के बारे में क्या है, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। बहुत भैया, शहर का जीवन तो बहुत मौज मस्ती वाला है। घर से निकलो तुरंत वाहन मिलता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए होते हैं, शहर के लोग, और भैया आलसी भी होते हैं बहुत, है ना, छोटे छोटे काम भी अपने आप नहीं करते। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी होती, बाहर जाना होता है। ठीक है, बच्चा 2 साल का हुआ, स्कूल में डाल दिया, या बच्चे को संभालने के लिए दूसरे लोगों को देखने के लिए लगा लिया। ठीक है, तो शहर के लोग अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं। शहर के लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो शहर को लेकर के, ग्रामीण को लेकर के। ये हमने अपनी राय बना ली कि ग्रामीण के लोग इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके की उनकी मेंटेलिटी होती है। शहर के लोग इस तरीके के होते हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, बच्चे तक की चिंता नहीं करते, है ना, ये दुनियादारी। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इनमें से कुछ कथन जो है वो ग्रामीण, कुछ कथन इसमें से हैं जो ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं कि ये कितने अज्ञानी है, बताओ, आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाला बता दिया गया है ना। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि देखो शहर के लोग ऐसे हैं, बताओ, जो है कि बच्चों की परवाह नहीं करते, जब देखो तब पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ये हमने उनके बारे में ऐसी सोच बना रखी है। और भैया शहर के लोग तो बड़ा यार बिगड़े होते हैं, आलसी होते हैं, ये हमने उसके बारे में पहले से राय बना रखी है, वो अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा रखा है, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। क्या, पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है ऐसी चीज़ें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पूर्वाग्रह का मतलब ये भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके बारे में पहले से लिया गया निर्णय, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में जब हम पहले से कोई निर्णय ले लेते हैं, उसके लिए हम पहले से कोई प्रतिक्रिया निर्धारित कर लेते हैं, उसके लिए हम अपने अंदर कोई भाव बैठा लेते हैं, जो पूर्व निर्धारित होने के कारण वास्तविकता पर डिपेंड नहीं होता है, वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है, सिर्फ हमने उसके बारे में अपना जो है निर्णय दे दिया कि ये जो है शहर के लोग आलसी, बिगड़े और पैसों के पीछे भागने वाले होते हैं, जबकि हमने खुद ने जो है वो एक्सपीरियंस अनुभव नहीं किया है, वास्तविक अनुभव नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने वैसा अपनी राय बना रखी है, हमने जो है वैसा निर्णय बनाया हुआ है। ओके, अपनी प्रतिक्रिया उस तरीके की है, अपना भाव उस तरीके का है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। कहने का मतलब है जहां वास्तविकता पर आधारित नहीं होता, जो हमारा अनुभव है वो वास्तविकता पर आधारित नहीं है, बस हमने
सोच बना रखी है कि गांव के लोग इस तरीके के होते हैं, शहर के लोग इस तरीके के होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर ये जो राय होती है वो नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी तो एक पूर्वाग्रह ही होता है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सोच रखा है कि इस काम को करने का बस यही एक तरीका है और वो भी सबसे अच्छा है। जब हमने ये मान लिया है कि यही तरीका है और यही सबसे अच्छा है, तो जो दूसरे लोग हैं जो उस काम को कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं, भले ही उससे बेटर कर दें, लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि हमने मान लिया है कि बस यही तरीका बेस्ट है। हमने पहले से निर्धारित कर लिया, पूर्व निर्णय ले लिया कि बस यही तरीका बेस्ट है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, क्योंकि हमने ये सोच बना ली है, ये निर्णय ले लिया है कि जो लैंग्वेज इंग्लिश है यही बेस्ट है। रिजल्ट क्या होता है? हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, हम कई चीज़ों के बारे में अपने निर्णय पहले से निर्धारित कर सकते हैं, भले ही हमको वास्तविक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उस चीज़ के बारे में पहले से ही हम अपनी राय बना लेते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास हो गए, उनकी चमड़ी का रंग हो गया, ठीक है, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, इस तरीके से हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अरे वहाँ के लोग तो इस धर्म को मानने वाले हैं, उनकी चमड़ी का रंग, अरे वो तो सब काले हैं, ठीक है, जहाँ भी वो रहते हैं और जिस तरीके से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में हम अपनी राय बना सकते हैं। उसके भले ही हमको वास्तविक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम अपना राय बना लेते हैं, अपने निर्णय दे देते हैं उनके बारे में। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, है ना। अरे यार, जब अगर हमारे अंदर किसी ने भर दिया कि शहर के लोग बिगड़े होते हैं, आलसी होते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, तो उनको देखते ही हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। अच्छा, यही शहरी लोग हैं, ये तो यार बड़ा जो है आलसी होते हैं, ये तो भैया बहुत बिगड़े हुए होते हैं, सब बस इनको पैसा पैसा चाहिए, ये होता है, ठीक है। इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती तक नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। भले ही कितना सज्जन इंसान हो शहर का, लेकिन हमारे अंदर क्या भर दिया गया? वो तो बड़ा आलसी है, बहुत बिगड़े हैं, तो क्या है, हमने उनको दुख पहुंचाया। भले वो उस तरीके की बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ भर दी गई है कि शहर के लोग ऐसे होते हैं, जबकि वो बहुत सज्जन इंसान हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर क्या भर दिया गया? वो ऐसे होते हैं, तो हम उन्हें दुख पहुंचा सकते हैं इस बात से। आइए आगे। अब यहाँ पे लड़के और लड़की में कुछ भेदभाव होता है, ठीक है। यहाँ से कितनी बार पूछा जाता है, आपने सीडीपी पढ़ी होगी या पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे लड़के और लड़की में भेदभाव से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसीलिए सीटेट ने अपनी ऑफिशियल बुलेटिन पे लिखा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, साफ साफ लिखा है, क्योंकि सीडीपी भी आपको यहीं से मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमको जो भगवान ने बना करके भेजा वो हम हैं, सीधी सी बात है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। जैसे अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या है ये पॉइंट्स? ये कहते हैं वे बहुत ही सुशील हैं। सुशील कौन होते हैं? हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, सुशील है, बहुत सुशील है, लड़की होगी शायद। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, हो सकता है लड़की होगी, है ना। ये क्या है? ये पहले से हमारे अंदर फिक्स है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, लड़का होगा। वे शरारती हैं, लड़का होगा। वे नृत्य करने में और चित्रकारी में निपुण हैं, लड़की होगी। वे रोते नहीं, लड़के होंगे। उद्यमी हैं, लड़के होंगे। खेल में निपुण, लड़के होंगे। खाना पकाने में निपुण, लड़की होगी। भावुक, लड़की होगी। ये सब पहले से तय है। लेकिन इसके अपोजिट जाइए, खाना बनाने में निपुण लड़के भी तो हो सकते हैं, भावुक लड़के भी तो हो सकते हैं। दिल लड़कों के पास भी होता है, लड़के भी रोते हैं लेकिन सामने दिखाते नहीं हैं, है ना। और जो है कि नृत्य करने में लड़के भी तो एक्सपर्ट हैं, लड़कियों से आगे जा रहे हैं, लड़कियां लड़कों से आगे जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं?
यहाँ पे ये बताया गया है कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, समाज ऐसा करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब प्रेजेंट में तो नहीं हो रहा, प्रेजेंट में लड़कियां लड़कों से आगे जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं, यहाँ से आपको स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, और उस स्टेटमेंट में से आपको आंसर छांटना होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। देखिए, जैसे मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो जो व्यक्ति इस तरीके का है, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, उसको दुख पहुंचाते हैं। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूं, क्योंकि यहाँ पे लोग उसको जो है अलग ही नजरिए से देखते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं मेरा दिमाग भी डगमगाता है। भाई, जिसके पैर कमजोर हैं, जरूरी तो नहीं कि वो मेंटली जो है कि डिसेबल्ड हो, उसका मानसिक विकास ना हुआ हो सकता है माइंड से वो बहुत शार्प हो, है ना। ऊपर के चित्र में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे। क्या? खास जरूरतों वाले बच्चे इनको आज कहा जाता है। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। उनके बारे में यानी कि जो है लोगों का पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से निर्धारित किया गया निर्णय। जैसे विकलांग को देखकर ये कहना, क्या उसका दिमाग सही है? वो कहता है यार वो तो विकलांग है, दिमाग कहाँ से उसका सही होगा, है ना। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है, ये हमने पहले से निर्धारित कर लिया कि वो कितनी अलग दिखती है। ये है चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया, साथ में उनकी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं कि बच्चों की क्या भावनाएं होंगी। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या इस पर चर्चा करनी है। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए, ये आप बता सकते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट कहता है, पहले इसको समझिए। अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वे रोते नहीं। किसके साथ जोड़ दिया जाता है? लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत यार, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं है, रोने का काम लड़कियों का है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं है ना। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो अपने आप को रोक लेता है, यार मैं लड़का हूँ, मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, कोई देखेगा हंसेगा, मेरी बेइज्जती होगी, है ना। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि बहादुर लोग रोते नहीं है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है। लड़के रो लेते हैं, अंदर अंदर रो लेते हैं, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो, चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो। लड़के बड़े हो कहें अपने दोस्तों से, मित्र से बिछड़ने का दर्द हो, उसमें भी लड़के रोते हैं, लेकिन सो नहीं करते ना। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे से चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को क्या करता है? रोक लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत सुशील हैं। ऐसे कथनों को क्या करना है? लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये सब जन्म से ही जन्मजात गुण होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी इन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। देखिएगा, यह लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां वैसी होती हैं, कंटिन्यू सुनते रहते हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए, जैसा कि हमको बताया गया है। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उस छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कई बार हम किसी खास देश, किसी खास धर्म या लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म, आदमी हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं।
सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना ठीक नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि धर्म के बारे में लिंग के आधार पर, कि जैसे लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी, चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, है ना, वो घर से बाहर नहीं जाएंगी, या बड़े बड़े या जैसे ऑफिस का काम नहीं कर सकती, लड़के ऑफिस का काम करेंगे, लड़के घर का काम नहीं कर सकते। ये हमने बांध दिया है, यानी कि ये हमारी एक धारणा बन गई है, ठीक है। जबकि हो सकता है उस लड़की के अंदर बहुत टैलेंट हो, वो हवाई जहाज़ उड़ा सकती है, लेकिन हम उसको घर में कैद करके रखे हैं, ठीक है। ये रूढ़िबद्ध धारणा होती है। तो जैसा माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, आज उड़ा रही हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमारे अंदर है, लेकिन इन रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते। आज भी हमारे समाज में वो बहुत सारी लड़कियां हैं जो दुनिया में, जो संसार में अपना नाम कर सकती हैं, लेकिन इन रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से वो आज चार दीवारी में कैद होकर के रह गई हैं और वही अपना काम चूल्हा चौका बर्तन, बच्चों को पालना पोषना कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असमानता और भेदभाव की बात करते हैं। यहाँ से देखिए, भेदभाव असमानता क्या है, समझिए इस पॉइंट को। असमानता और भेदभाव, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हो, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हो, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप एक नल से पानी नहीं भरने दे रहे हो, एक मोहल्ले में रहने नहीं दे रहे हो, यानी कि भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, ये विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, यानी कि जो हमसे दूसरी जाति है उसको हम निम्न कोटि का मानने लगते हैं, ओके, ठीक है। तो दोनों, अब इसमें क्या है कि दोनों समीरों में एक और, हालांकि समीर की कहानी हम लोगों ने पीछे नहीं पढ़ी है, तो ओके, यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं, तो इस कारण दफ्तरों या अस्पतालों या स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता और असमानता पर आधारित है, यानी कि एक तो वो दूसरी जाति से आए, ये क्या है, ये उनकी विविधता हो गई। असमानता, वो दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों की तरह जो है अमीर नहीं है, गरीब है, तो वो असमानता हो गई कि वो दूसरों के समान नहीं है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि वो दूसरी संस्कृति से आता है जिस संस्कृति को दूसरी संस्कृति के समान नहीं माना जाता। ऊपर से अगर वे गरीब हैं और उनके पास जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है या किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब देखिए, दलित क्या है? दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको लाइन को आप लिख सकते हैं यहाँ पे। दलित क्या है? दलित वो शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के जो लोग हैं वो अपनी पहचान के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित यानी अछूत कहने से बढ़िया है दलित। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया हो, जिन्हें कुचला गया हो, जिनका शोषण किया गया हो, जिन्हें समान अधिकार ना दिया गया हो, ठीक है, जिनके साथ भेदभाव किया गया हो, ये सब क्या हैं? दलित। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा करके रखा हुआ है। पूर्वाग्रह का मतलब अरे ये लोग इस तरीके के होते हैं, ठीक है, ये निम्न जाति के हैं, इनके पास नहीं बैठना, उठना नहीं, साथ में नहीं रहना, ठीक है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, ठीक है। जो लोग दलित लोग हैं उनको सरकार अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अगला पॉइंट कहता है, देखिएगा, पॉइंट है कि भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। ये अनुभव उनको कब हुआ था? ये अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। कितने साल के? 9 साल के थे। वे
महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। कहाँ गए थे? वो महाराष्ट्र में जो कोरेगांव है वहाँ वो अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पे बात हो रही है। इनकी छोटी सी कहानी है, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये कहते हैं कि हम मिलने गए थे, थोड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया हमको लेने के लिए। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हम कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँचा, ना पिताजी आए ना उनका नौकर आया, और हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों यानी कि दलित के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। कौन? महार। महार ये यानी कि जो जाति होती है। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। क्या माना जाता था? अछूत। उनको यानी कि स्टेशन मास्टर को एकदम से धक्का लगा, वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उनके चेहरे पर हावी हो गई है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। ठीक है, हम काफ़ी घबराए हुए थे और यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी, क्योंकि सनसेट होने को था। स्टेशन मास्टर वो भी चला गया और हमको कोई लेने भी नहीं आया। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट करके आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था कि ये महार हैं, ये दलित हैं, पिछड़े हैं। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाने में खुश नहीं था। ठीक है, अपने आप को गंदा और नीचा समझता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोलतोल कर रहे थे वो चुपचाप खड़े हो गए साइड में। समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या। ये जो कहानी है कहाँ से मिली है? ये कहानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12 से मिली है। इसके जो संपादन इसका वसंत मून बम्बई शिक्षा विभाग के माध्यम महाराष्ट्र सरकार से हुआ है। ये एक छोटी सी कहानी थी, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये सीटेट है, कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ ले स्टेटमेंट, क्योंकि अब तो बड़े बड़े स्टेटमेंट आने लग गए हैं तो उसके लिए आपको डीप पढ़ना होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सीटेट की है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, या ये नहीं पूछा जा सकता, वो नहीं पूछा जा सकता। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, क्योंकि सीटेट कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं इनको भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के पिता कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता, और दलितों के सबसे बड़े नेता कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो भी खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल करके आ पाएँ, और जब अलग अलग जगह नौकरी करेंगे तो अपनी जाति ऊपर उठेगी, लोग जानेंगे कि हाँ इस जाति के लोग नौकरी कर रहे हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया कि इनको मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे, ऐसा धर्म हो जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उनका मानना था कि, अब देखिए इतनी कहानी जब आप पढ़ोगे तब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था किसने? जो है कि भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो हम छोड़ कुछ नहीं सकते, इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है।
उनका मानना था कि दलितों की को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। यही सोच करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार से, समान नज़र से, समानता के साथ देखा जाए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है, समानता के लिए संघर्ष आता है इसमें। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजों के शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। जैसा कि पहले ही बात हुई है कि पहले बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर के मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, बहुत सारे भेदभाव अंतर किए जाते हैं और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया था कि जो समानता, ये एक अहम मूल्य है, समानता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। जो भेदभाव है, जो असमानता है, वो आज भी हमें देखने को मिल रही है। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, इन फ्यूचर भी करते रहना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए कि एक ही भाषा बोलो, एक ही धर्म अपनाओ, एक ही त्यौहार अपनाओ, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी त्यौहार अपना सकते हैं, मान सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन भी करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये हमारा संविधान की उद्देशिका है, ये संविधान की प्रस्तावना यहाँ पे दी गई है, भारत का संविधान। और यह है कि संविधान का ये पहला पृष्ठ है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। सभी भारतीयों को समान अवसर प्राप्त है, समान प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारत का संविधान क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये प्रस्तावना है। आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर में चैप्टर को सिर्फ पढ़ना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ बनता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जरूर निकल करके आते हैं जो आपकी, जैसे जो ये जेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, पूर्वाग्रह हो गया, है ना, रूढ़िबद्ध धारणा हो गई, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में निकल करके आई हैं। और इसके बाद आपकी जो क्लास होगी दूसरी, वो 6 बजे होती है। पहली क्लास आपकी 2 PM, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, क्लासेज का टाइम नोट कर लीजिए क्योंकि हम तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर के चल रहे हैं। क्लास 6 के पहली क्लास आपको मिलती है 2 बजे, हालांकि लाइव नहीं हो पाता, रिकॉर्ड क्लास होती है, सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। अगर नहीं आया तो 2 बजे चेक कर लीजिए कि सर की क्लास आई है कि नहीं आई है। दूसरी क्लास आपकी होती है 6 PM, तीसरी क्लास आपकी होती है 9 PM, ठीक है। एक क्लास 2 बजे, एक 6 बजे, तीसरी 9 बजे, ठीक है। और क्लासेस से कंटिन्यू अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस तरीके की NCERT क्लासेस कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी।